वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन NH डिजिटल गुरु चैनल। आपका तहे दिल से एक बार फिर से हमारे आपके चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है BA थर्ड सेमेस्टर से सोशोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 7 न्यू सोशल मूवमेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उनके सामाजिक विचारों के बारे में बताना है। उन्होंने वर्णन और जाति को ज़्यादा महत्व दिया था। देखते हैं क्या है। स्वामी जी ने वर्ण व्यवस्था को गुण, कर्म और स्वभाव से माना है। ठीक है, दयानंद जी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण अपने वर्ण में उत्पन्न होकर भी शूद्र की भांति कार्य करता है तो ब्राह्मण शूद्र की कोटि में जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि शूद्र ब्राह्मण जैसे कार्य करता है तो वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई नीच जाति से या पिछड़े वर्ग से है और वो कर्म करता है ब्राह्मणों की तो वो ब्राह्मण श्रेणी में आता है। ठीक है, वे अपने तर्क के पक्ष में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह ब्राह्मण ईसाई या मुसलमान हो जाता है तो वह ब्राह्मण नहीं माना जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्ण का निर्माण जन्म से नहीं वरन कर्म के सिद्धांतों द्वारा प्रतिपादित होता है। ठीक है, यानी वर्ण जो है आपके कर्म के अनुसार आप पे जानना चाहिए, आपके जन्म से नहीं। ठीक है, दूसरा विवाह के प्रकार की व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने कुछ विवाह को उत्तम कोटि में और अन्य को निम्न कोटि में अपने अनुसार ब्रह्मा विवाह, सर्वोत्तम दैव एवं प्रजापत्य, माध्यम, आर्ष, असुर तथा गांधर्व, निकृष्ट, राक्षस, अधम एवं पैशाच अत्यधिक भ्रष्ट हैं। ठीक है, पाणिग्रहण संस्कार के पूर्व होने पर ही विवाह पूर्व माना जाता है। स्वामी जी एक विवाह को सर्वोत्तम कहते हैं। दयानंद जी विवाह को अत्यधिक आवश्यक मानते हैं क्योंकि सेवा भावना एवं त्याग दोनों ही आश्रम में तीव्रतम रूप से बढ़ते हैं। उन्होंने विवाह में स्वयंवर प्रथा को उत्तम माना है। वे बाल विवाह के विरोधी थे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता प्रदान करते थे। विवाह एक लड़की के लिए 16 वर्ष के बाद पुरुष के लिए 25 वर्ष की उम्र को वे आवश्यक मानते थे। ठीक है, पुनर्विवाह के संबंध में स्वामी जी का विचार था कि स्त्री और पुरुष का विवाह एक से अधिक पति पत्नी के रहने पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। जिस स्त्री का विवाह हो गया है किंतु पति पत्नी का परस्पर मिलन न हुआ हो, ऐसी स्त्री या पुरुष पुनर्विवाह कर सकते हैं। पुनर्विवाह एवं अन्य विवाह के दोषों को स्वामी जी ने बताया है। तीसरा देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था। स्वामी जी का कहना है कि माता पिता का मुख्य स्थान बच्चे के व्यक्तित्व को गढ़ने में है। यह माता पिता के पालन पोषण पर निर्भर करता है कि बच्चे में किस प्रकार के भावों की जागृति होती है। स्वामी जी ने विद्या को मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे कहते हैं कि माता पिता एवं आचार्य का कर्तव्य है कि बालकों को उत्तम प्रकार की शिक्षा प्रदान करें जिससे उनमें अच्छे गुणों, सत्य, भाषण, शौर्य, कर्म की भावना आदि का विकास हो। स्वामी जी गुरुकुल परंपरा एवं ब्रह्मचर्य में रहकर विद्या अध्ययन के पक्ष में थे।
उन्होंने संस्कृत पढ़ने पर भी जोर दिया, जिससे कि विद्यार्थी हिंदू धर्म एवं संस्कृति का अध्ययन भली भांति कर सके। वे ये भी कहते हैं कि वेद के विरुद्ध कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, वेदों में अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वरकृत हैं। चौथा, स्त्री शिक्षा। दयानंद जी महाराज के सभी वर्गों की स्त्रियों को सामान्य रूप से शिक्षा देने के पक्ष में थे। इनके लिए उन्होंने आंदोलन भी प्रारंभ किया। वे इस बात से विरुद्ध थे कि शूद्र वर्ण वाली स्त्रियों को धर्मग्रंथ न पढ़ने दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में की। उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से वैदिक धर्म के पुनरुत्थान तथा हिंदू समाज के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण किया। स्वामी जी ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई और राजपूताना आदि का भ्रमण कर शास्त्रार्थ तथा व्याख्यानों द्वारा वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने बड़ी तत्परता से हिंदुओं का प्राचीन धर्म, अतीत और गौरव, भारतीय संस्कृति आदि की ओर आकर्षण किए। सारे देश में आर्य समाज की शाखाएं फैल गईं। भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन में आर्य समाज ने क्रांति उत्पन्न कर दी। उसने देश को स्वामी श्रद्धानंद तथा लाला लाजपत राय जैसे देशभक्त नेता तथा राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत असंख्य अनुयायी दिए। सिद्धांत। आर्य समाज के कुछ सिद्धांत हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्या है, सब पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं और सत्य विद्या का मूल आरंभ परमात्मा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, निर्विकार, अनादि, अनूप, सर्वाधिपति, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वात्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करना उचित है। ठीक है, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने के लिए सर्वदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है, सब कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए। पांचवा क्या है, संसार का उपकार अर्थात शारीरिक, अध्यात्म और सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज का मुख्य लक्ष्य है। छठवां, सबसे प्रतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन या मुसलमानों में सुधार आंदोलन। देखते हैं। हिंदू धार्मिक नेताओं के समाज सुधार प्रयत्नों को देखकर मुसलमान लोगों की भी एक नई चेतना जागृत हुई। अतः मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से कई आंदोलन शुरू हुए। 19वीं शताब्दी में उदारतावादी सुधारक सर
सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक सूत्र में संगठित करने तथा पिछड़ेपन की स्थिति सुधारने के लिए सन 1875 में एक शिक्षा संस्था की स्थापना की, जो बाद में सन 1910 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। इसके द्वारा मुस्लिम समाज सुधार नामक एक पत्रिका भी जारी की गई। इन्हीं को मुसलमानों में सामान्य रूप से तथा विशेषकर मुसलमान स्त्रियों और लड़कियों में शिक्षा का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है। इतनी अधिक जटिल पर्दा प्रथा होते हुए भी इनके द्वारा महिलाओं में शिक्षा का प्रचार हो जाना वास्तव में एक कठिन कार्य था। अलीगढ़ आंदोलन के अतिरिक्त मुसलमानों में अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद कादिमी के नेतृत्व में शुरू किया। इन्होंने कदियानी संप्रदाय की नींव डाली तथा सभी धर्मों में अपना लक्ष्य बनाया। इस आंदोलन का प्रभाव पंजाब में अधिक पड़ा। सन 1885 में अंजुमन ए सुधार का हिमायत इस्लाम की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य मुसलमानों की सामाजिक, नैतिक व बौद्धिक उन्नति करना था। सन 1894 में इसी प्रकार की एक अन्य संस्था स्थापित की गई, जिसका नाम नदबाल उल उल्लेमा था। इन सुधार आंदोलनों का प्रभाव 20वीं सदी की राजनीति पर पड़ा। खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार आंदोलन चलाया गया और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों में एकता जागृत और सुधार का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, लीग के नेतृत्व में मुसलमानों में जो धार्मिक व राजनीतिक जागृति आई, उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के इस्लामिक स्वतंत्र की स्थापना हुई। चौथा देखते हैं क्या है, सामाजिक सुधार से क्या अभिप्राय है। देखते हैं उसका अर्थ क्या है। समाज सामाजिक संबंधों का गतिशील संतुलन है। सामाजिक संबंधों का यह संपूर्ण सदैव स्थायी, स्थिर या अपरिवर्तित नहीं रहता, वरना उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। इस परिवर्तनों का या गतिशीलता के कारण समाज में अच्छे तत्वों के साथ साथ बुरे तत्वों का भी समावेश हो जाता है। यह भी हो सकता है कि समाज के अच्छे तत्व परिस्थितियां बदल जाने पर बुरे तत्वों में बदल जाएं या समाज के लिए उपयोगी न रहें। कहने का अभिप्राय यह है कि समाज में विद्यमान अच्छे तत्व समाज को सामाजिक प्रगति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे तत्व सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं और अंतिम रूप से सामाजिक व्यवस्था पर विघटन का कारण बन जाते हैं। इन बुरे तत्वों को, जो कि समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता व अनुपयोगी प्रथाओं के रूप में रहते हैं, दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे समाज सुधार कहा जाता है। समाज सुधार को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाने की भावना से प्रेरित होता है। और भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब समाज के सुलझे व्यक्तियों द्वारा स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक चलन में परिवर्तन करने का प्रयत्न होता है, तब उसे समाज सुधार कहा जाता है। समाज के अंधविश्वासों, सामाजिक भेदभाव, निष्कर्मी प्रथाओं आदि के सुधार लाने के जो प्रयास या कार्य किए जाते हैं, वे विभिन्न कालों व समाजों
में एक जैसे नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में समाज सुधार की धारणा गतिशील है। कुछ भी हो, संक्षेप में यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि समाज सुधार विशेष की परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों या समूह द्वारा किया गया वह है। ठीक है, गतिशील कार्य या प्रयास है जो समाज के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, भेदभाव आदि को दूर करने के लिए किया जाता है और जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक जीवन को स्वस्थ व प्रगतिशील बनाना होता है। पांचवा देखते हैं क्या है। ब्राह्म समाज द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार हेतु ब्राह्म समाज की स्थापना की। ब्राह्म समाज के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। वे धर्म में परिवर्तन करके भारतीयों को राजनैतिक एवं सामाजिक लाभ प्रदान करना चाहते थे। उनका व्यक्तित्व एवं कार्य किसी एक दिशा में न होकर अनेक सामाजिक दिशाओं में हुआ। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां ही ब्राह्म समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधार हैं, जो निम्न है। देखते हैं कौन सा। पहला क्या है, अंग्रेजी शिक्षा। राजा राम मोहन राय इस बात से भली भांति परिचित थे कि भारत की उन्नति के लिए अंग्रेजी शिक्षा आवश्यक है। वे अंग्रेजी के इतने अधिक प्रशंसक थे कि उन्होंने अपने व्यय से एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्र अमरहर्ट को यह दर्शाते हुए लिखा कि भारत में वैज्ञानिक शिक्षा पाश्चात्य पद्धति के अनुसार प्रारंभ करनी चाहिए। शिक्षा का आधार प्राचीन भारत परंपरा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अच्छा हो कि जो पहले से संस्कृत स्कूल हैं उन्हें सरकारी सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, बजाय इसके कि नए स्कूल खोले जाएं। उनका यह प्रस्ताव सन 1915 ई में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने भारत की उन्नति के लिए पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने इस बात का भी प्रयत्न किया कि अंग्रेजी शिक्षा के ही माध्यम द्वारा प्रदान की जाए। दूसरा, मूर्ति पूजा। राजा राम मोहन राय का जीवन एक व्यक्तित्व मुसलमानों की धार्मिक भावना से काफ़ी प्रभावित था। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने अपने भ्रमणकाल की तिब्बती लोगों को देखकर दुख हुआ कि वे लामा की पूजा ईश्वर की भांति करते हैं। उनका एकेश्वरवाद में अड़िग विश्वास था। ये दोनों बातें उन्होंने इस्लाम धर्म से ली थी। एकेश्वरवादी एवं मूर्ति पूजा के विरोधी होने के कारण उन्हें हिंदुत्व में केवल वेदांत में आश्रय प्राप्त हो सका। राजा राम मोहन राय का यह विश्वास था कि मूर्ति पूजा अगर समाप्त हो जाए तो इससे संबंधित अन्य अंधविश्वास एवं कुरीतियां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इसके समाप्त होने से ही देश प्रगतिशील विचारों को सरलता से ग्रहण कर सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस धर्म का वर्णन शास्त्रों में वह व्यवहार में देखने को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के कारण उस धर्म का प्रचार ही नहीं किया। सामान्यतः जनता को शास्त्र धर्म का ज्ञान हो जाए तो धर्म के साथ जो अंधविश्वास कुरीतियाँ मिला दी गई हैं स्वयं नष्ट हो जाएंगी। तीसरा क्या था, सती प्रथा का विरोध।
राजा राम मोहन राय का नाम सती सुधार आंदोलन के संबंध में चिरस्मरणीय रहेगा, मतलब विख्यात रहेगा। उन्होंने रचनाओं के द्वारा इस प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय ने अपने परिवार में ही सती प्रथा के दुखद दृश्यों को देखा था, जिसमें स्त्रियों की पति के साथ चिता में कूद पड़ती थीं, फिर चीख चिल्लाकर अपने प्राण दे देती थीं। इस दृश्य ने उन्हें काफ़ी कष्ट पहुंचाया। उन्होंने 1818 में इसके विरुद्ध लिखना प्रारंभ कर दिया। भारतीय समाज में आचारों विचारों की स्वतंत्रता में यही से क्रांति की ज्वाला का श्री गणेश हुआ, ठीक है, यानी प्रारंभ हुआ। 1829 ई में लॉर्ड विलियम विल्टिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने इस प्रकार शास्त्रों के आधार पर अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि सती प्रथा न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न मानवतावादी दृष्टिकोण से ही। छठवां देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व उद्देश्य क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, उद्देश्य क्या है, देखते हैं। किसी भी आंदोलन का एक निश्चित लक्ष्य होता है। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य या भारतीय समाज का पुनर्गठन, जिसके लिए अंग्रेजी शासन की समाप्ति को आवश्यक माना गया। गरीबी जो समाज का सबसे बड़ा लड़क है, वह 200 वर्षों के अंग्रेजी शासन की देन है। दादा भाई नौरोजी तथा आर.सी. दत्त के बार बार इस प्रकार लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अंग्रेज भारतीय संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहे हैं और सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कंगाल बना रहे हैं। खोखले तथा रानाडे ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक सकारात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए। इन कार्यक्रमों में औद्योगिकीकरण का समर्थन, भूमि सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर में वृद्धि आदि प्रमुख थे। नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने समाजवाद में विश्वास व्यक्त किया, जिसका परिणाम यह था कि 1937 से 38 में नेहरू को नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन के माध्यम से ही सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने भारत को आज़ाद किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर आगे जा रहे हैं। लोक अदालतों के गठन से यह सिद्ध हो चुका है कि सभी को सुलभ न्याय संभव है। नियोजन के द्वारा हर क्षेत्र में आज तार्किक व्यवहार संभव हो पा रहे हैं। औद्योगिकी की प्रक्रिया कार्यशील है, जिससे गरीबी उन्मूलन में सफलता निश्चित है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, वे हैं भारतीय समाज का समय की आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन। दूसरा, सामाजिक नियोजन के माध्यम से समाज कल्याण। तीसरा, सामाजिक न्याय को अदालतों के माध्यम से बिना किसी आर्थिक दबाव के सभी को न्याय सुलभ कराना। चौथा, गरीबी जो अनेक समस्याओं का कारण है, उसे पूरी तरह से समाप्त करना। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर क्या प्रभाव था, वो देखते हैं।
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर शिक्षा व शिक्षित महापुरुषों का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली और यह सामान्य जनता का आंदोलन बन गया। अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा का प्रचलन, मौकाले की शिक्षा नीति, पाश्चात्य देशों की उदार नीति के संपर्क में आने का अवसर तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए वरदान साबित हुआ। ब्रिटिश शासन काल में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया गया। अभी तक संपूर्ण भारत के लिए भाषा का अभाव था, जिसके चलते विभिन्न भागों में विभिन्न भाषी भारतीय संगठित नहीं हो पाते थे तथा उनमें विचारों का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता था। अंग्रेजी विभिन्न प्रांतवासियों के मध्य एक सामान्य भाषा के रूप में विकसित हो गई। इस प्रकार सभी प्रांतों के लोग एक दूसरे के विचार को समझने लगे। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय पैमाने पर राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करने में भी देशवासी सफल हुए। अंग्रेजी भाषा ने सामान्य माध्यम के रूप में देश की एकता को मजबूत करने की प्रेरणा प्रदान की। सर आशुतोष मुखर्जी का कथन है कि अंग्रेजी भाषा स्वाधीनता की भाषा है। सच तो यह है कि लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति भारतीयों के लिए चलाई वह अंग्रेजों के ही विरुद्ध चल गई। इस समर्थन में श्री दत्त ने ठीक ही कहा है, नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव करना नहीं, वरना जड़मूल सहित उसे नष्ट करना था। उसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे पढ़े लिखे लोग का वर्ग तैयार करना था जो रुचि, विचार, शब्द आदि की दृष्टि में अंग्रेज हों। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में यूनिट 8 के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर।